ये कल पढ़ा दिए थे, हाँ ये कल हो गया था आपका, ये पढ़ाई दिए थे, ये हो ही चुका है, ये सब ख़त्म हो चुका है, बस अभी बचा हुआ है वही। ओके, गुड इवनिंग वर्तिका। चलो शुरू करते हैं अभी। तो आई थिंक सभी बच्चों को फोटो रेस्पायरेशन, नंबर 1 फोटो रेस्पायरेशन, नंबर 2 C3 साइकिल एंड नंबर 3 इज़ अ C4, इन तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस पता चल गया होगा। और जो चार्ट मैंने आपको दिया है भरने के लिए, जो मतलब जो भरवाया हुआ था किताब में आपके दिया हुआ है, उस चार्ट को आप भर ले रहे हो और इजी तरीके से अब आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हो। अगर मोटा मोटी बात करी जाए तो देखो जो है, लाइट रहती है तो ज़रूर पढ़ाएंगे, लाइट नहीं रहती है तो फिर नहीं पढ़ाएंगे। अभी लाइट है, अभी लाइट है, तो ये सिचुएशन है क्योंकि बारिश नहीं रुक रही ना यार। अगर लाइट कहीं की भी ख़राब हो सकती है तो थोड़ा सा तुम लोग समझो ना, थोड़ा सा मैटर माहौल को समझो ना, ठीक है, थोड़ा माहौल को समझना ज़रूरी है यार तुम लोगों के। तो लाइट अगर रहती है तो ज़रूर पढ़ाएंगे, अगर लाइट नहीं रहती है तो फिर आज का वेट कर लेना, बाकी देखेंगे कल दिन वगैरह में रख लिया जाएगा। ओके, लुक लिसन दिस, लिसन लिसन। सो तो मैंने कहा फोटो रेस्पायरेशन जो प्रोसेस होती थी, यहाँ पे आपके सामने साइकिल बनी हुई है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नए नए आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बार उसको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे केल्विन साइकिल थी, मैंने आपसे बताया था कि केल्विन साइकिल जब रन करती है तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो रुबिस्को RuBP के साथ में मिल करके, RuBP के साथ में मिल करके 6 का ग्लूकोज 6 कार्बन बनते थे। बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसलिए केवल 5 कार्बन ही बनेगा। 5 कार्बन बनने के कारण क्या होता है कि 5 कार्बन से 2 ग्लिसरेट मॉलिक्यूल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ग्लिसरेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन के होते हैं, इसलिए केवल एक ही ग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनता है। और अगर एक ही ग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनता है तो ये ग्लिसरेट मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज बनाने में एबल नहीं हो पाएगा। और बाद में बदले में क्या मिलता है कि 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल मिलते हैं। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट आप बोल सकते हो या केवल फॉस्फोग्लाइकोलेट बोल सकते हो, नॉट 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2 का मतलब है 2 कार्बन का, फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का होता है और बाद में जाकर के ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो ये 2 कार्बन क्या हो जाना चाहिए था, एंड हो जाना चाहिए था। मतलब कि हर छः अगर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन रहता तो 6 ऑक्सीजन रहने पे इसमें हमारे पास तकरीबन 12 कार्बन हमारे क्या हो जाते, कुर्बान हो जाते। लेकिन चूंकि क्या होता है कि ये फोटो फास्फो रेस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है कि प्रोसेस आगे जाती है और आगे जा कर के जो ऑक्सीजन होता है वो रिमूवल होता रहता है, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल एक ही कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक ही कार्बन हमारा बाहर निकलता है। मतलब अगर 1 टन में 1 कार्बन बाहर निकल रहा है तो 6 अगर ऑक्सीजन के लिए जाएगा तो केवल और केवल 3 कार्बन ही बाहर निकलता है, बाकी के 9 कार्बन क्या होते हैं हमारे वापस लौट आते हैं। अब ये साइकिल सब मैंने आपको जो है बता दी थी गूगल मीट की क्लास पे, तो भाई अगर मिस किया है तो मिस किया है तो और अच्छी बात है, नहीं मिस किया है तो और अच्छी बात है। तो मैंने आपको बताया हुआ था सिंपली बात में कि अगर यहाँ पे 12 कार्बन बनते हैं, लुक एट दिस। मैं एक बार फिर से, जो बच्चे थोड़ा सा नहीं थे तो भाई अब क्या बताऊँ यार, गुस्सा मत दिलाया करो यार, तुम लोग रहा करो भाई, जब भी बता दिया जाए तो, नहीं तो पहले बता दिया करो सर नहीं हो पाएगा। जब मैंने बोला कि गूगल मीट पे सुबह क्लास आपकी है तो आप मुझे बता दिया करो सर फ़ोन डाउन है या कुछ, तो मैं अपने हिसाब से टॉपिक को अरेंज कर लूँ। ये बहुत ही ख़राब होता है यार, मतलब मैं बढ़ भी नहीं पाता हूँ बिना बताए और आप फंसा भी देते हो मुझे। सो लुक एट दिस। ओके, सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जिनको जाने का मन है अभी जा सकते हैं, बाद में आ सकते हैं, वो बात की बात है। अभी बहुत ही ध्यान समझेंगे। और अब आदित्य ऐसी गलती मत किया करो भाई प्लीज़, कुछ दिन तक मत करो यार गलती, कुछ दिन तक मत करो, जब तक ये एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहा है। इसको सीरियसली थोड़ा सा लो और पढ़ाई को भी सीरियसली लो मेरे। चलो यहाँ पे केल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था केल्विन साइकिल के लिए रिक्वायरमेंट कंपोनेंट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मानता हूँ मेरी बात, आपकी बात को मैं मानता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक रिक्वायरमेंट होता है, ये बात मैं समझ रहा हूँ। बट केल्विन साइकिल जो है, मैंने कहा कि केल्विन साइकिल तब रन करेगी जब टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड होगा। बट फोटो रेस्पायरेशन तब रन करती है जब टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है। कहने का मतलब ये है कि C3 प्लांट में, मैं C4 प्लांट है तो सर्वाइव कर ले जाएगा क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती है, बट C3 प्लांट की जो एडाप्टेशन होती है वो नॉर्मल प्लांट जैसी होती है, इसलिए ये फोटो रेस्पायरेशन नहीं कर पाते हैं। तो मतलब ये अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं हॉट टेम्परेचर में, इसीलिए क्या करना शुरू कर देते हैं, फोटो रेस्पायरेशन करना शुरू कर देते हैं। फोटो रेस्पायरेशन तब होता है जब लीफ के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो जाए,
घट जाए। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो जो रुबिस्को एंजाइम होता है, रुबिस्को एंजाइम जो होता है, देखो रुबिस्को एंजाइम है और आरयूबीपी एक आपका कंपोनेंट है। आरयूबीपी एक कंपोनेंट है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, समझना दोनों में अंतर है, ठीक है ना, ये दोनों को एक मत समझ लेना। रुबिस्को एक एंजाइम है। तो रुबिस्को एंजाइम क्या काम करता है कि अगर ऑक्सीजन मीजोफिल सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन बढ़ गया, क्लोरोप्लास्ट मतलब इसको मीजोफिल मान लेना, अगर मीजोफिल सेल के अंदर ऑक्सीजन बढ़ गया तो रुबिस्को किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। अगर ऑक्सीजन कम होगा तभी जाकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बंधेगा। मैंने कहा था आपसे कि जो आरयूबीपी होता है हमारा, क्या होता है, जो हमारा आरयूबीपी होता है, आरयूबीपी जनरली हमारा दो रिएक्शंस किया करता है। एक होती है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन तब होता है जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो कौन सी प्रोसेस होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है। बट जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो रहेगा मीजोफिल सेल में और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन ज़्यादा रहने के कारण रुबिस्को किसके साथ, सॉरी नॉट आरयूबीपी, दैट्स रुबिस्को कर लेना, जो रुबिस्को रहता है वो किसके साथ में जाकर के जुड़ जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ में जाकर के जुड़ जाता है। तो जाहिर तौर पे अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, ऑक्सीजनेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। C3 साइकिल में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। ये पढ़े हो ना, C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन होता है। तो यस, यही बात आपको ध्यान में रखना है। गुड इवनिंग लक्ष्मी। तो मैंने क्या कहा कि जो आपका फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन में रुबिस्को जो होगा, रुबिस्को किसके साथ में जुड़ेगा, रुबिस्को जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ में। जुड़ गया ना, ऑक्सीजन के साथ में रुबिस्को जुड़ेगा प्लस आरयूबीपी जुड़ेगा। तो ये बताओ, ऑक्सीजन के पास में कोई कार्बन है, नहीं है, जीरो। और आरयूबीपी में के पास में कितने कार्बन होते हैं, हमेशा 5 कार्बन होते हैं ना। तो टोटल कितने हो गए, 5 कार्बन हुए ना। तो 5 कार्बन से कितने मॉलिक्यूल पीजीए बनेगा, पीजीए कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। तो कितना पीजीए बनेगा, एक ही बनेगा ना, एक ही बनेगा कि नहीं बनेगा, एक ही पीजीए बन सकता है ना। बट अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती तो एक कार्बन यहाँ होता, तो ये कितना हो जाता, 1 और 5 6 हो जाता, 6 हो जाता तो कितने पीजीए बन जाते, 2 बन जाते, तब जाकर के ग्लूकोज बनता। बट चूंकि ये 5 है तो 5 से तो ये ग्लूकोज बनने वाला नहीं है। तो भाई 5 से ग्लूकोज नहीं बनने वाला, मतलब एक पीजीए तो चलो यूज हो गया, एक पीजीए है ना, तो पीजीए तो यूज हो जाएगा, एक पीजीए तो बन गया, पर तब भी 2 कार्बन बच रहे हैं ना। तो ये 2 कार्बन कहाँ जाएंगे, क्या ये खत्म हो जाएंगे, क्या ये कार्बन खत्म हो जाएंगे, इससे तो कार्बन का लॉस हो जाएगा। तो इस कार्बन के लॉस को बचाने के लिए प्लांट क्या करती है, फोटो रेस्पिरेशन चलाती है, जिससे कि कुछ कार्बन तो ये लॉस हो जाता है, बट कुछ कार्बन ये क्या कर जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं। आदित्य समझ में आया, आदित्य कुछ समझ में आया आपको कि नहीं, आदित्य जवाब दो, आदित्य जवाब दो, आकृति जवाब दो, अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ रहे हो तो हल्का फुल्का, या बाकी बच्चे रिवीजन कर लें, क्योंकि मान लो वहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा था नेट वगैरह, तो अगर आपको दिक्कत हुई हो तो आप रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है ना। साइकिल ये मैंने बनाई हुई है, साइकिल बहुत पहले बनाई हुई थी, 3 साल पहले बनाई हुई थी आज के। ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे पीजीए जो मॉलिक्यूल बना हुआ है ना हमारा, ये तो यूज़ हो जाएगा, चलो ठीक है, ये मान लिया यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो C3 साइकिल का ही एक कंपोनेंट है। बट जो ये बना हुआ है ना, ये C3 साइकिल का कंपोनेंट नहीं है। तो ये जो होगा, ये एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। बट वेस्ट प्रोडक्ट में भी यार आपके पास में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट में भी आपके पास में कार्बन है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला कि केवल O2 है। तो अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 6O2 कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 6O2 कर दूं, तो आरयूबीपी मॉलिक्यूल कितना जुड़ेगा इसके साथ में, 6 ही जुड़ेगा ना। 6 आरयूबीपी मतलब 6 पंजे 30, 5 कार्बन का होता है ना, तो 6 पंजे 30 कार्बन हो जाएगा। और 30 कार्बन से जो पीजीए बनेगा, मैंने कितना बताया था आपको, 30 कार्बन से तकरीबन 6 पीजीए बनेगा, मतलब 18 कार्बन यूज, एंड 12 जो है वो क्या बनेगा, 6 क्या बनेगा आपका, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। तो 2 कार्बन का ये होता है, तो 12 कार्बन यहाँ, और 12-18 मिलकर के कितने हो गए, 12-18 मिलकर के आपके हो गए 30 आपके कंप्लीट हो गए ना। तो ये 12 कार्बन खतरे में है, क्योंकि ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये C3 साइकिल में नहीं जाता है ना। तुमको मैंने क्या बताया, C3 साइकिल में कौन जाता है, फॉस्फोग्लिसरेट, पीजीए जाता है, बट ये नहीं जाता। ये जो 12 कार्बन है ये वेस्ट है। बट अब ये कार्बन जो है, कार्बन वेस्ट नहीं होता, कार्बन प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है। बट ये प्रोडक्ट जो बना होगा उसको प्लांट यूज कैसे करे, ये प्लांट के समझ में नहीं आ रहा है कि ये 12 वाले को ये यूज कैसे करे।
तो इसको यूज करने के लिए इसको क्या करना होता है, इसने एक साइकिल रन कराई जिसको हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन साइकिल। अब इस फोटो रेस्पिरेशन साइकिल के लिए इसने क्या किया कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया इस मॉलिक्यूल को, इसके साथ में 12 कार्बन थे, हमेशा ध्यान में रखना 12 कार्बन अभी भी हैं इसके साथ में, इसको ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलेट ही एक सेल से दूसरे सेल में जा सकती थी। तो ग्लाइकोलेट कहां पहुंच गई? पराक्सीसोम में पहुंच गई। तो अगर कोई पूछेगा कि फोटो रेस्पिरेशन किन 3 सेल ऑर्गेनेल में होती है, तो पहली क्लोरोप्लास्ट, दूसरी पराक्सीसोम, तीसरी माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लिसन दिस, 12 कार्बन आपकी कहां पहुंच गई? ग्लाइकोलेट में पहुंच गई। और ग्लाइकोलेट में पहुंचने के बाद जो ये 12 कार्बन है ये यहां भी स्टोर है, बट अभी देखो इसके साथ में केवल कार्बन ही नहीं है, इसके साथ में और क्या है? ऑक्सीजन भी है। तो यहां पे जो ऑक्सीजन है वो पराक्साइड के रूप में क्या हो जाएगा? कुछ ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करना है? ऑक्सीजन को प्लांट लीव्स के अंदर क्या करना है? कम करना है, क्योंकि ऑक्सीजन कम नहीं होगी तो ऑक्सीजनेशन फिर से चलना शुरू हो जाएगा ना। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हर बार ज्यादा रहेगा तो रुबिस्को किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा ना। ये एनसीईआरटी में आपके बुक में लिखी हुई है कि अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो रुबिस्को किसको प्रायोरिटीज देगा? ऑक्सीजन को देगा। और ऑक्सीजन से तो ग्लूकोज नहीं बनेगी ना, हमेशा ध्यान में रखना। ऑक्सीजन अगर बना, ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेशन हुआ तो ऑक्सीजनेशन से कभी ग्लूकोज नहीं बनती है। इस बात को लिख लो, यहीं पे एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अगर ऑक्सीजनेशन, अगर लीफ के अंदर ऑक्सीजनेशन हुआ, और लीफ के अंदर ऑक्सीजनेशन क्यों बढ़ता है? मैंने आपको कहा था इवेपोरेशन के कारण, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में फोटो रेस्पिरेशन कहां चलता है? मैंने कहा था फोटो रेस्पिरेशन कहां चलता है? फोटो रेस्पिरेशन हाई टेम्परेचर में चलता है, और हाई टेम्परेचर के अंदर वो अपनी स्टोमेटा को क्या करेगा? बंद रखेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा? नहीं ले पाएगा ना। तो और अंदर हाई टेम्परेचर होने के कारण जो उसके अंदर वाटर है लीफ के अंदर, वो क्या होगा? ब्रेक होगा, इवेपोरेट होगा। तो जब वाटर ब्रेक होता है तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है ना। तो उस ऑक्सीजन को, स्टोमेटा ओपन ही नहीं है, ऑक्सीजन बाहर जा ही नहीं रहा है, तो लीफ के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो कौन सी प्रोसेस चलनी शुरू हो जाएगी? ऑक्सीजनेशन चलनी शुरू हो जाएगी ना। दिस इज सो इजी पाथवे, एकदम इजी। तो 12 कार्बन अभी हमारे पास में है जो वेस्ट नहीं है। कार्बन वेस्ट नहीं है, वेस्ट इज व्हाट? वेस्ट इज ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन बाहर निकालनी है, बट वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? इस कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। लुक एट दिस, इस कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो कार्बन कुछ ना कुछ तो जाएगा यार भाई। देखो अगर आपके शरीर के अंदर जो है, आप मान लो जुएं हैं या कुछ भी अगर है, तो भाई वो आपका खून तो पिएगा ही पिएगा ना, जब तक आप जुएं को निकाल के फेंक। पर जब आप जुएं को निकाल के फेंकते हो उसमें 1-2 बाल भी आपके टूट जाते हैं, बली चढ़ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ग्लाइकोलेट है फिर आगे गया, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइसिन को ट्रांसफर किया गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ट्रांसफर किया गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के हमारे 3, यहां पे जैसे मैंने कहा नहीं, एक ऑक्सीजन था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल गया, बट अब यहां पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो 6 ऑक्सीजन अगर हमारे पास में है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। बाकी के 3 कार्बन गए ना, पहले कितने थे? 12 थे, 12 में से 3 चले गए तो कितने, सेरीन के पास में कितने बचे कार्बन? 9 कार्बन बचे। 9 कार्बन जो हैं वो वापस लौट करके हमारे मीजोफिल सेल्स में चले आते हैं, जो कि पीजीए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, बनाते हैं ग्लूकोज की नहीं बनाते हैं, इस पे अभी तक फंक्शन नहीं है, बट ये है कि ये कार्बन दोबारा यूटिलाइज कर दिए जाते हैं। मतलब एक तरह से फोटो रेस्पिरेशन की पाथवे चला करके हमने क्या कर दिया? 3 कार्बन का भले लॉस किया, 25% कार्बन तो लॉस कर दिया, बट 75% कार्बन हमने क्या कर लिया? बचा लिया। तो बताओ जरा, फोटो रेस्पिरेशन यूजफुल प्रोसेस है, हार्मफुल प्रोसेस है? बताओ हमें, आदित्य बताओ, फोटो रेस्पिरेशन यूजफुल प्रोसेस हुई या हार्मफुल प्रोसेस हुई? चलो बताओ आदित्य, आदित्य बताएंगे भाई। चलो आदित्य बताओ जल्दी से, तो समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। यूजफुल, ठीक है। तो ये ही आपको समझना है कि इसने, अगर ये फोटो रेस्पिरेशन ना चलती, अगर ये ऑर्गेनेल ना होते, पराक्सीसोम ना होता, माइटोकॉन्ड्रिया ना होता, तो 12 कार्बन का नुकसान होता, 12 कार्बन का नुकसान होता इनको। और प्लांट को कार्बन चाहिए भाई ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि बगैर कार्बन के पीजीए मॉलिक्यूल तो बनने से रहा, और पीजीए नहीं बनेगा तो C3 साइकिल रन नहीं करेगी। हम किस प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं? फोटो रेस्पिरेशन किस में चलेगी? C3 में चलेगी। C4 के पास में तो एडाप्टेशन है, वो गर्म जगह पे सर्वाइव कर जाएगा,
बट जो C3 प्लांट, C4 प्लांट, बट जो C3 प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन चल ही जानी है भाई, वो चल जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस तरीके से जो प्लांट है वो अपने 25% कार्बन की बलि दे देता है, बाकी के 9 जो कार्बन हैं उनको ये सिक्योर रख लेता है, सेफ रख लेता है, और 75% को ये सेफ रख लेता है। तो अगर यहां पे आप 12 कर दोगे, अगर यहां पे आप 12 कर दोगे तो 12 करने पे कितने RUBP, 12 RUBP, 12 RUBP, 12 12 पंजे 60, 60 मॉलिक्यूल आपके 60 कार्बन हो गए, और ये कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 12 12 तिहाई 36, 36, और ये भी 12 हो जाएंगे, तो 12 दूनी 24, 24 और 36 कितने हो जाएंगे, जोड़ लो अपना। अच्छा ओके, ये 12 हो जाएंगे, तो 12 दूनी और 24, 24 और 36 कितने हो गए भाई, काउंट करो, 60 हो गए, आई थिंक 60 हो गए ना, हाँ 60 हो गए, तो 60 कंप्लीट हो गए ना। अब अगर 60, अगर 24 जाएगा, 24 जाएगा तो 24 का 25% क्या होता है, 24 का 25% क्या होता है, आई थिंक 24 का 25% 12, ओके 6, हाँ 6, कितने कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, 6 का लॉस होगा, और बाकी 24 वापस लौट करके आ जाएगा, और 24 नहीं 18 वापस लौट के आएगा, राइट, 18 वापस लौट के चला आएगा। तो 75 हमेशा होगा, आपको ये पूछ सकता है आपसे, रख सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपके ऑक्सीजन नंबर बोल दे कि भाई हमने 12 मॉलिक्यूल कार्बन ऑक्सीजन का जो है वो ट्रांसफ़र किया था, तो बताओ कितने का कितने कार्बन का हमें लॉस होगा, तो आपको पता चल जाएगा ना। हमेशा बस 25 को ध्यान में रखना है, ओके लिसन। तो ये सिंपल था बिल्कुल, फोटो रेस्पिरेशन। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 6 ही लाइक है और वॉच ज़्यादा है। इतना मारूंगा ना तुम लोगों को, सीख जाओगे। एक तो जो है वीडियो लेके जा रहे हो, ऊपर से जो है लाइक तक नहीं करते हो, गधे कहीं के। जो लाइक नहीं किया वो गधा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये फोटो रेस्पिरेशन था। अब हम लोग चैप्टर को खत्म करने के लिए चलते हैं आगे की तरफ। बस चैप्टर में अब आपका एक चीज और बचा हुआ है, वो है कंडीशंस क्या है फोटो रेस्पिरेशंस की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे फोटो रेस्पिरेशंस को या फिर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद आपका ये चैप्टर बहुत सिंपली कुछ ही लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, बट आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप अपनी एनसीईआरटी को जा करके पूरे चैप्टर को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाए ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को ध्यान में रखिए, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, तो और अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है। तो जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। और आई थिंक दोबारा आप लोग ये गलती मत किया करो। अगर मैं कहता हूँ कि क्लासेस इस समय इंपॉर्टेंट हैं, तो यस इस समय क्लासेस इंपॉर्टेंट है। जो इस समय मिस करेगा वो अपनी गलतियों को खुद समझे भाई, मुझे नहीं पता है भाई, ठीक है। चलो ओके, तो हम लोग हैं चैप्टर नंबर 13 पे, और हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर को, आखिरी ख़त्म करने के मुहाने पे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, 1 मिनट, ओके। अब जा करके 8 लाइक हुए हैं। देखो ये होती है बात, कहने पे बच्चे सुनते हैं, तभी वो लोग इतना, जो यूट्यूब पे कुछ लोग हैं पागलों जैसे चिल्लाते हैं, लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, यहीं पे पूरा यूट्यूब भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे से खिसिया खिसिया के यार लाइक और सब्सक्राइब मांगते हैं कि पूछो मत। हम तो यार कुछ कह भी नहीं सकते ना कि हमारे में कौन सा 800 लाइक हो जाने वाला है। जितने लोग देखते हैं मुझे पता है उतने लाइक ही हो सकते हैं। अच्छा, आज आप लोगों ने सीड जर्मिनेशन वाला देखा था जो मैंने बनाया हुआ था? बताओ, सीड जर्मिनेशन वाला आज जो मैंने वीडियो बना के डाला है, किसने किसने देखा बताओ? कमाल का था, जिसने देखा बताओ कमाल का था, मस्त लगा। क्या अंजलि कितना लेट आओ, चलो फिर भी सही आए। अभी तक हम अंजलि सुबह का ही पढ़ा रहे थे। हाँ मैंने काफ़ी मेहनत से उसको, असल में मैं आज बाहर निकला काफ़ी दिनों बाद, तो मैंने कहा कुछ तूफान ही करते हैं। ठीक है मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, आप तब तक आप लोग इसको देखते रहिए, मैं आ रहा हूँ।
देखिएगा वाकई में मतलब वो काफ़ी कमाल का है। बात ऐसी है कि उसके अंदर आपको सीड जर्मिनेशन का बिल्कुल एकदम वो रियल वीडियो है ना, तो रियल का अपना अलग ही मज़ा होता है। सभी बच्चे देखिएगा उस वीडियो को। बहुत जल्दी ही बन गया था वो, थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम लगा था बस। मतलब एडिट वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मैं शायद पूरे यूट्यूब पे शायद ही ऐसा टीचर होऊंगा जो बच्चों के सामने खाते हुए पढ़ा रहा है और चाय पीते हुए। इंटरेस्टिंग टीचर, मतलब इस मामले में तो मैं पहला हूँ भाई, मैं इतना तो मान रहा हूँ। कोई लाइव इस तरह से नहीं पढ़ाता। तुमने देखा है किसी को, तुम लोगों ने देखा है किसी को ऐसा करते? चलो भाई, ओके सो चलो फैक्टर ऑफ एटिंग फोटोसिंथेसिस की तरफ देखते हैं। अब पहले इसके बारे में कहानी थोड़ी सी सुन लो। हर बार मेरी कहानियां ऐसी रहती हैं कि जो आपका ऐसा होता था ओ आकृति, तो भाई अब भाई देखो, तुम 4 टीचरों से पढ़ा दो तो तुम ज़्यादा देखे होगे। ओके चलो, ओके लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। यार देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए वही चीज़ यूजफुल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। आपके ऊपर कोई वही आदमी इफेक्ट डाल सकता है जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आपके ऊपर वही आदमी इफेक्ट डाल सकता है जो आपकी ज़रूरत है। लाइक अब फादर, अगर फादर हैं तो काफ़ी काम इजी हो जाता है, फादर नहीं है तो काफ़ी काम इजी नहीं होता। फादर अच्छे हैं, फादर के पास में पैसे हैं, तो आप BMW से चल सकते हैं। ओके, मान लो फादर एवरेज हैं, एक वो सरकारी जॉब टाइप का करते हैं, तो आप भाई स्कूटी हो सकती है आपके पास में, ठीक है। और अगर फादर कुछ नहीं करते हैं तो मैं आपके पास में साइकिल हो सकती है, आपके पास में ढेरों ऑप्शंस है, मतलब लेकिन आपके पास में ऑप्शंस ढेरों होते हैं। साइकिल हो सकती है, ई रिक्शा हो सकता है, बस हो सकता है आपके पास में, कभी कभी दूसरे की मोटरसाइकिल से लिफ्ट भी हो सकता है, कभी कभी किसी के स्कूटी से लटक के आना भी हो सकता है। तो ये आपके पास में ढेरों ऑप्शंस है, और बाकी आपके पास में स्कूटी का भी सेकेंडरी ऑप्शन है अगर आप EMI पे चले तो, मेरे जैसे, ठीक है। तो कुल मिला के फादर अफेक्टेड मोर थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो इफेक्ट होती हैं, दैट्स योर गार्जियंस, योर फादर, एनीथिंग एल्स, बट ओके। तो जो आपको यहाँ पे समझने की जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है ये कि फैक्टर्स जो हमें जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो कोई और फैक्टर्स नहीं होते, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हद से ज़्यादा मिल गया तो भी दिक्कत है, हद से कम मिला तो भी दिक्कत है। BMW चलोगे तो भाई, कई दफ़े मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप BMW चलने वाला हर इंसान बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं है। अगर आप BMW से चलोगे तो यस, इसमें नो डाउट है कि आपको थोड़ा मोड़ा उसकी आदत और लत पड़ सकती है, बट अगर आप स्कूटी से चलते हो तो आपको स्कूटी की लत तो नहीं लगने वाली मेरे भाई। ये ऐसा नहीं कि आपको कोई BMW ऑफर करे और आप जो है स्कूटर, हम तो भाई स्कूटी से ही जाएंगे, ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना। तो जो स्कूटी वाला बंदा है या जो पैदल वाला बंदा है, वो उसको जो है जितने चढ़ा दो वो सब में फील गुड, बट जो BMW वाला है वो थोड़ा सा उसके लिए ऑड हो सकता है, कुछ और बात हो सकती है, रिलैक्सेशन के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नो, अब हम लोग फोटोसिंथेसिस पे आते हैं।
फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमने एक परफेक्ट लाइट को प्लान किया है, लाइक अ ब्लू लाइट जिसकी इंटेंसिटी 680 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास में होनी चाहिए, एंड रेड लाइट। मैंने कहा था कि अगर आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो, अगर आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो भाई सिंपली सी बात आप ध्यान में रखो, मैंने क्या कहा था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इफ यू इंक्रीज इन इंटेंसिटी सो मच, योर फोटोसिंथेटिक रेट इज अफेक्टेड। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपकी फोटोसिंथेसिस रेट पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो यही अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो दैट द यील्डिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक शुगर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज एटसेट्रा, ये सब डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर बट इन द नेचर ओनली 0.3%, 0.03 एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व, या एटमॉस्फेयर के अंदर इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में है, जो कि एक लिमिटेशन अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है। बट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बढ़ा देते हैं तो फोटोसिंथेटिक रेट भी इंक्रीज होगा, जरूर होगा, बट उसकी एक लिमिटेशंस होगी। उस लिमिटेशंस के बाद वो सेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई सिंपली सी बात ऐसी है, सुनो मेरी बात। बाइक में आप अगर 2 लीटर पेट्रोल भराओ चाहे 1 लीटर पेट्रोल भराओ, नो डिपेंडेंट, बट अगर आप ज्यादा चीनी खाओगे ना तो शुगर किसको होगा? आप ही को होगा ना, पड़ोसी को थोड़ी ना होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है कि आपकी जो इंसुलिन होती है वो बार बार उसको फंक्शन करना होता है, बार बार शुगर लेवल को बैलेंस करना होता है, बार बार आपकी जो ऑर्गेनल होती हैं वो वर्क करती हैं, जिससे कि वो चैनल्स क्या हो जाते हैं, डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की इंटेंसिटी को लगातार हाई रखते हो, थोड़े टाइम के लिए हाई हो गया कार्बन डाइऑक्साइड तो दिक्कत नहीं, प्लांट बैलेंस कर लेगा। बट अगर आप लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा रखते हो तो उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना है उसको, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना बनाने के लिए भाई। तो कंडीशंस ऑफ प्लांट पे डिपेंड करता है। एक नॉर्मल प्लांट जो है फेल्ड हो जाएगा, उसका सिस्टम फेल्ड हो जाएगा, जिससे फोटोसिंथेटिक रेट अफेक्ट हो जाएगी। तो द कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट। एक चीज, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। टेम्परेचर तो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है? टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। एंजाइमेटिक रिएक्शंस, द फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। आपको बातें पता है टेम्परेचर के बारे में कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर अभी मैंने आपको पढ़ाया था C3 एंड C4 प्लांट टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कंप्लीटली टेम्परेचर पे था। C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर से निपट नहीं सकता। हाई टेम्परेचर से वो नहीं निपट सका, इसीलिए उसको क्या हो गया, घाटा लगा कि नहीं लगा? वो भले कार्बन बचा ले गया बट एक कार्बन का लॉस हुआ। पहली चीज 25% कार्बन गया ना उसका 25% कार्बन तो गया, बट साथ में और क्या नुकसान हुआ उसका साथ में और नुकसान हुआ कि भाई साहब उसको अब क्या कहते हैं, उसको ग्लूकोज बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा साइकिल और एक बार रन करानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार में उसकी जरूरत कंप्लीट नहीं हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसने क्या कर दिया, उसने C3 साइकिल को झोंक दिया भाई साहब कि जाओ तुम्हारे अंदर ग्लूकोज अभी नहीं बनेगा, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है इसमें। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे C3 प्लांट की जो यील्डिंग होती है ग्लूकोज बनाने की वो अफेक्ट हो जाती है, घट जाती है। और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी यही सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो एक फेवरेबल क्लाइमेट का होना
एक फेवरेबल टेम्परेचर का होना प्लांट के लिए सुटेबल होता है, तो टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। द अदर वन इज लाइट। द अदर वन इज लाइट। लाइट भाई बताने की जरूरत ही नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कौन करता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर लाइट करती है। और लाइट के ना होने से वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और वाटर मॉलिक्यूल का अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो कैसे सोच सकते हो एटीपी और एनएडीपी बनने वाली, और कैसे आपकी C3 साइकिल चलने वाली। तो कुल मिला के बात इतनी है ना कि लाइट नहीं हुआ तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। अगर आपने पेड़ को पानी ना दिया तो पेड़ के साथ में क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, हम तो क्या ही बताएं आपको, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इसी टॉपिक को, लाइन बाय लाइन इसको समझते चलते हैं। कुछ बातें कहानियों की तरह है, मैं आपको बता दूंगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप खुद भी पढ़िए, इंजॉय करिए, मज़ा करिए इस चैप्टर का। और चलिए शुरू करते हैं फिर इस चैप्टर को, और आगे देखते चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें पढ़नी है, ठीक है ना। और बाकी इस चैप्टर को हम लोग जल्दी करते हैं आज ख़त्म, ताकि भाई आप भी फुर्सत होकर के आराम से फोटोसिंथेसिस ख़त्म करके सो, और हम भी फुर्सत होकर के नए चैप्टर की तैयारी करें भाई, ठीक है। चलो तो पहले मैं इसको सबको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि फाइनली हम लोग इसको आगे की तरफ शुरू करते हैं। ओके, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई अभी तक आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ मैंने खास नहीं बताया, जो मैंने पढ़ाया है वही मैंने बताया है। चलो एक मिनट। And understand of factor that affect photorespiration, photosynthesis is necessary. The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of plant include crop plants. यील्डिंग का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो प्लांट है कितनी अच्छी तरीके से सीड वगैरह बना रहा है, क्या कर रहा है, मतलब प्लांट की ग्रोथ, यील्डिंग इज नोन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स। अगर कुछ फैक्टर्स हैं वो हमारे प्लांट को जो हैं या फोटोसिंथेसिस को जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जैसे कि द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। इंपॉर्टेंट भाई। अगर लीफ का, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ऐसे प्लांट देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, बहुत ज़्यादा धूप भी होती है, वहाँ के लीव्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। वाई? ताकि मैक्सिमम लाइट वो क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। तो लीफ की साइज़ बड़ी होगी तभी तो मैक्सिमम लाइट वो क्या कर पाएगी, कंज्यूम कर पाएगी ना। लेकिन अगर लीफ की साइज़ बड़ी नहीं हुई तो मैक्सिमम लाइट को वो कंज्यूम नहीं कर पाएगी। तो द रीज़न इज दैट कि भाई लीफ की शेप, साइज, नंबर, उसकी एज, ये सब चीज़ें जो है, उसका ओरिएंटेशन, ये सब चीज़ें फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं। अगर लीफ की साइज़ बहुत बड़ी है तो नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक रेट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, तो प्लांट भी बड़े बड़े होंगे। बट इन द कंडीशन ऑफ डिजर्ट कंडीशन को अगर आप लोगे तो डिजर्ट कंडीशंस की लीफ का जो साइज़ है भाई वो तो आपको पता है कि कैसी होती है। या तो बबूल जैसी प्लांट होगी जिसमें लीफ बहुत छोटी छोटी होती है, या तो कुछ और इस तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब भाई इतना है कि जो प्लांट है उसके साइज, शेप और नंबर जो है डिपेंड करती है कि वो फोटोसिंथेटिक रेट कितनी तरीके का होगा और प्लांट कितना बड़ा होगा। मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सभी इंटरनल फैक्टर्स है। लाइक मेसोफिल सेल्स की अगर हम बात करते हैं, उनका स्ट्रक्चर ले लो आप, क्लोरोप्लास्ट ले लो आप,
इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ले लो आप भाई, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत जरूरी है। अगर अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हुआ तो ऑक्सीजनेशन चलेगा, और ऑक्सीजनेशन चलेगा तो फोटोसिंथेसिस तो ऐसे ही घट जानी है। फोटो रेस्पिरेशन चला तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होने वाली ना। सो इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, भाई जैसा कि मैंने कहा क्लोरोफिल अगर पत्तियों में ज्यादा नहीं होगा तो मेरे भाई फोटोसिंथेसिस करेगा कौन। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिपोजिशंस एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये बात डिपेंड करता है कि जो प्लांट है उसकी जेनेटिक वैल्यू कैसी है, वो प्लांट किस प्लांट का है, मटेरियल किस प्लांट का है, और प्लांट की ग्रोथ कैसी हुई है। और प्लांट की ग्रोथ के लिए केवल फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं, उसमें कई मिनरल्स यूज होते हैं, है ना। मिनरल्स वाला चैप्टर आपका बचा हुआ है तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक आध क्वेश्चन टपक आता है उससे हमेशा भाई, तो वो हम लोग एक चार्ट के मीडियम समझेंगे, वो समझ में आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, छोटा चैप्टर है। सो प्री डिपोजिशंस एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे इन सभी फैक्टर्स के ऊपर। द एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली बात एक्सटर्नल फैक्टर अंडरलाइन करिएगा, एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड वाटर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि ये किस तरीके से हमारे फोटोसिंथेसिस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर सनलाइट अच्छी है तो प्लांट में भाई अच्छा खासा मतलब क्या कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस होगा। बट यहाँ पे ना आपको एक और चीज़ जाननी पड़ती है जो आपके शायद सिलेबस में आई थिंक नहीं है, देखना पड़ेगा। लॉन्ग डे प्लांट LDP एंड द शॉर्ट डे प्लांट। आप कहोगे सर ये क्या है सर, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, एक्सट्रीम प्लांट, ये सब क्या है सर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं भाई, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये ज़्यादा देर तक दिन में रहते हैं। और शॉर्ट डे प्लांट होता है, ये छोटे टाइम तक के होते हैं, ये भाई थोड़े टाइम के लिए दिन में रहते हैं और बाकी टाइम रात में इनकी एडॉप्टेशंस होती है ज़्यादा अच्छी। तो हर किसी प्लांट की एडॉप्टेशंस भी अलग होती है, लॉन्ग डे प्लांट की, शॉर्ट डे प्लांट की, वो क्लाइमेट के हिसाब से, जगह के हिसाब से, जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्लांट किस तरीके का है, शॉर्ट डे है या फिर लॉन्ग डे है, ये भी कई दफ़े डिपेंड करता है हमारे फोटोसिंथेटिक रेट के ऊपर। मान लो भाई शॉर्ट डे प्लांट को अगर आप ज़्यादा देर धूप में लगा दोगे तो भी ये ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप लॉन्ग डे प्लांट को कम सनलाइट में लगाओगे तो भी ये ख़त्म हो जाएगा। तो भैया ये जब आपको थोड़ा सा जान करके रखना होता है प्लांट के टाइम पे कि वो किस टाइप का प्लांट है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर डिपेंड करता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। कहते हैं एज अ प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दीज फैक्टर्स विल सिमिल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट, मतलब ये एक साथ जो है आपके प्लांट पे अफेक्ट डाल सकते हैं, उसके फोटोसिंथेटिक रेट पे अफेक्ट डाल सकते हैं। हेंस तो सेवरल फैक्टर इंटरेक्ट द सिमिल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये एक साथ आपके फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट डालेंगे ही, साथ में आपके कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को भी घटाएंगे। बट यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में कैसे, साथ में कैसे, चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सुनिए इधर, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, साथ में कैसे। देखिए इधर, मान लीजिए भाई हमने प्लांट को बहुत कम वाटर दिया, लो वाटर कंसंट्रेशन। प्लांट को पता है यार कि